Good morning to all of you. How are you all? I'm sure you all are very good and fine. And friends, my name is Ashish, and welcome all of you to my new YouTube channel, Genuine Civil Engineering. एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो हमने कल तक स्टील स्ट्रक्चर्स में हम रिवेट तक पहुँच चुके थे और रिवेटेड कनेक्शन आज कंप्लीट हो चुके होंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कल बताया था कि जो रिवेट्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो तो एक स्नैप हेडेड होता है और दूसरा क्या होता है काउंटर संक हेडेड वाले शेप हम मोस्टली यूज़ करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में। एक फ्रेंड्स का आज कमेंट आया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो स्ट्रक्चर वाइब्रेशन के लिए सब्जेक्टेड होते हैं उनमें कौन से हम रिवेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मोस्टली हम जैसे कि स्नैप हेडेड और काउंटर संक हेडेड यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स मोस्टली यही देखा जाता है कि जो स्नैप हेडेड है उनको हम हर जगह मैंने आप देख सकते हैं उनको। तो इसका एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, वो है वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में। आपको पता है कि जो अभी क्या है हावड़ा ब्रिज है, जो वेस्ट बंगाल की दो ट्विन सिटी हैं, एक कोलकाता एंड हुगली। दोनों सिटी, जो हुगली क्या है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो दोनों को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, वो पूरा रिवेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें सारे कनेक्शन रिवेटेड हैं, उसमें कोई भी नट्स एंड बोल्ट्स फिक्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज और उस वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फ्रेंड्स, अब उसके जैसा मैंने कैंटिलीवर टाइप का जो ब्रिज है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में 6th रैंक पे है प्रेजेंट में, और एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो 3rd रैंक पे था। तो उसमें आपको पता है कि कितना ट्रैफिक चलता है, तो कितने वाइब्रेशंस आते होंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं उनमें देख सकते हैं कि स्नैप हेडेड जो स्नैप हेडेड हैं या बटन हेडेड हैं वही यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने लेक्चर्स पे, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कल हमने पढ़ा था बियरिंग स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी कनेक्शन की और पर पिच लेंथ, और शियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ी थी पर पिच लेंथ कनेक्शन की। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, ठीक है, PPL पर पिच लेंथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे अब जो बियरिंग एंड शियरिंग स्ट्रेंथ थी वो तो क्या थी, रिवेट की थी। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी ये प्लेट की टियरिंग स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, जो प्लेट जो फेल होती है वो टियरिंग स्ट्रेंथ में होती है। तो हम पर पिच लेंथ में, लेट्स सपोज ये इसकी पिच है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसकी हमने एक स्ट्रिप ले ली यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, जो इसमें जो रिवेट आ रहा है, एक एक रिवेट आ रहे हैं, एक रिवेट रो आ रही है। तो फ्रेंड्स, जो इसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी PT टियरिंग स्ट्रेंथ, वो क्या हो जाएगी P - D। ये अगर एक सेक्शन के लिए निकालते हैं हम टियरिंग स्ट्रेंथ, तो इस वाले इतनी स्ट्रिप के लिए जो टियरिंग स्ट्रेंथ निकल जाएगी, तो ये लेंथ P - D जो ये रिवेट होल का डाया है, तो P - D इंटू T मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है। एक से ज़्यादा प्लेट हो सकती हैं, तो मिनिमम थिकनेस वाली प्लेट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो ये सिग्मा 80 है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है। तो इस टाइप से हमने जो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है PPL पर पिच लेंथ, वो क्या है PT = P - D T मिनिमम इंटू सिग्मा 80। अब फ्रेंड्स, अगर अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी, पढ़ ली हमने, शेयरिंग स्ट्रेंथ पढ़ ली, बियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ ली, टियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ ली, रिवेटेड कनेक्शन की। अब यहाँ पे आता फ्रेंड्स की जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कुछ नहीं है फ्रेंड, ये मिनिमम ऑफ जो शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली है, बियरिंग स्ट्रेंथ निकाली है और टियरिंग स्ट्रेंथ, इन तीनों में जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी, दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो सो फ्रेंड, जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ PS PR PVR एंड PT जो टियरिंग स्ट्रेंथ। तो इनमें जो मिनिमम होगी वही क्या होगी, जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी। अब फ्रेंड्स चलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जो सॉलिड प्लेट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी। तो फ्रेंड, जो सॉलिड प्लेट है PSD उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, सॉलिड प्लेट मींस उसमें कोई भी होल्स नहीं है, तो पर पिच लेंथ में उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, PSD = P इंटू, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई होल है नहीं, तो या उसको हम अनरिवेटेड प्लेट कह सकते हैं, मैंने वो रिवेटेड नहीं है, उसमें कोई होल्स नहीं, सिर्फ एकदम प्लेन प्लेट है वो। तो उसकी जो सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो पर पिच लेंथ क्या हो जाएगी, P इंटू T मिनिमम उसकी जो थिकनेस होगी इंटू सिग्मा 80। तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड, पर पिच लेंथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं कि एफिशिएंसी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और हर जगह आपको इसके MCQ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो एफिशिएंसी है बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, और ईजी है, बहुत ईजी है कि जो एफिशिएंसी है, इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है जो इनमें मिनिमम होगा उसका, और जो सॉलिड प्लेट का जो स्ट्रेंथ है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, और परसेंटेज के टर्म में। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है। माना स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फ्रेंड्स सबसे जो कम है, माना लेट सपोज हमने सपोज किया है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज
टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। जो मैंने अगर हम सपोज करते हैं कि जो ये टीयरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की, ये पीएस और पीवीआर से भी कम है, सपोज किया हमने, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड, पी टीयरिंग हो जाएगी, मीन्स टीयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो हमारी जो एफिशिएंसी हो जाएगी फ्रेंड, एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अपॉन जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की अपॉन क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगी। तो फ्रेंड इनका रेशियो हो जाएगा। वहीं अगर मैं क्या करता हूँ, टी मिनिमम से टी मिनिमम कर लिया, सिग्मा एटी से सिग्मा एटी कैंसल, तो बचा हमारा पी माइनस डी अपॉन पी। तो पी माइनस डी अपॉन पी, तो ये क्या है हमारी, ये एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट है। और एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, कहीं डी को डिनोमिनेटर में ले जाएगा, आगे पीछे कर लेगा इनको। तो आपको मैंने करेक्ट यही याद रखना है फ्रेंड, और बहुत ईजी है ये। वहीं अगर हम बी के टर्म में निकालते हैं, विड्थ के टर्म में, लेट्स सपोज हम की फुल विड्थ उसकी क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ये तो हमने पर पिच लेंथ पे किया है, इतने पे इतनी स्ट्रिप पे, पर अगर इस टोटल स्ट्रिप पे करते हैं पूरी प्लेट की विड्थ पे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, पी की जगह पे हम बी पुट कर लेंगे। तो ये बी माइनस डी अपॉन बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये फ्रेंड हमने एफिशिएंसी भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पे कि 3-4 टाइप की क्या होती हैं, वेरिएशन होता है, और मैंने मेथड होते हैं रिवेटिंग के, जैसे चेन रिवेटिंग हो गई और स्टैगर्ड रिवेटिंग होती हैं, जिसको वेरिएशन रिवेटिंग भी कहते हैं, और डायमंड रिवेटिंग होगी। तो सारी क्या है, एक मेथड्स ऑफ रिवेटिंग है। तो फ्रेंड्स जो ये आपको पता है कि जो डायमंड रिवेटिंग है मोर एफिशिएंट ओवर चेन रिवेटिंग। जो चेन डायमंड रिवेटिंग है वो चेन रिवेटिंग से ज़्यादा क्या होती हैं, एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और माने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं ये हर एग्जाम्स में। उसके बाद जो वेरिएशन रिवेटिंग है मोर एफिशिएंट ओवर डायमंड रिवेटिंग। फिर जो वेरिएशन रिवेटिंग होती हैं वो डायमंड रिवेटिंग से भी ज़्यादा क्या होती हैं, एफिशिएंट होती हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो बताता हूँ मैं आपको। जो डायमंड रिवेटिंग है फ्रेंड्स, आपको पता है डायमंड रिवेटिंग, मानो ये 2 प्लेट हैं, बट जॉइंट में डायमंड रिवेटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और इस टाइप से ये कवर प्लेट्स हैं इसमें, और यहाँ पर क्या है, ये मीन्स 2 प्लेटें हैं, कनेक्ट हैं, ये कवर नीचे डॉटेड इसलिए है कि जो प्लेट्स हैं ये वाली हैं, वो प्लेट्स ये हैं, इस टाइप से हैं ये प्लेट्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है, ये तो ऊपर से ये क्या है, गजट प्लेट, इस टाइप से यहाँ पर रिवेटिंग होगी, ये इस टाइप से ये रिवेटिंग हो गई ये। ठीक है, फिर ये जो एंड की ओर है, एंड की ओर ये क्या होती है, एक एक कम होती रहती है, फिर इस टाइप से। और इसको हम डायमंड इसलिए कहते हैं फ्रेंड, क्योंकि जो इसका शेप बनता है रिवेट का, ये एक डायमंड के जैसे शेप बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायमंड रिवेटिंग कहते हैं। तो जो फ्रेंड ये डायमंड रिवेटिंग है बहुत एफिशिएंट होती है, चेन रिवेटिंग से ज़्यादा एफिशिएंट होती है क्या, डायमंड रिवेटिंग। वहीं वेरिएशन रिवेटिंग को देखते हैं फ्रेंड, वेरिएशन रिवेटिंग है कि इस टाइप से ये रिवेट्स हैं। तो अब ये क्या होगी, वेरिएशन रिवेटिंग, ये मोर एफिशिएंट होती हैं देन क्या बोलते हैं, डायमंड रिवेटिंग। तो ये डायमंड रिवेटिंग से भी क्या होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और वेरिएशन रिवेटिंग। और ये क्या है, डायमंड रिवेटिंग। ये चेन रिवेटिंग से ज़्यादा एफिशिएंट होती है डायमंड, और वेरिएशन इससे डायमंड से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि कवर प्लेट की थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स की जो ये थिकनेस होती है वो हम कैसे में कैलकुलेट कर रहे हैं। बट जॉइंट आपको पता है कि उसमें कवर प्लेट यूज होती है। अगर मीन्स सिर्फ मेन प्लेट की थिकनेस है, कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दे रखी हो, तो उस टाइप पे हम कैसे में उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंगल कवर बट जॉइंट में जो बट जॉइंट है उस केस में क्या हो जाएगी, जो कवर प्लेट की थिकनेस है टीसी, वो क्या हो जाएगी 5/4 इंटू टी मिनिमम। माना कि अलग अलग बट जॉइंट में आपको पता है कि अलग अलग मेन प्लेट होती हैं, 2 मेन प्लेट होती हैं, उनमें से जो थिकनेस मिनिमम थिकनेस वाली होगी उसका 5/4 टाइम्स हो जाएगा क्या, कवर प्लेट की थिकनेस ऑफ कवर प्लेट सिंगल कवर बट जॉइंट में। या इसको हम 1.25 टी मिनिमम लिख सकते हैं, 1.25 टी मिनिमम। वही सेकंड अगर फ्रेंड देखते हैं कि डबल कवर बट जॉइंट है,
तो ऑब्वियसली फ्रेंड जब डबल कवर बट जॉइंट है तो मैंने दो कवर प्लेट होंगी, दो कवर प्लेट होगी, तो वो सिंगल कवर प्लेट के कंपैरिजन में क्या होंगी, वो जो थोड़ा सा थिन होंगी। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, जो कवर प्लेट की थिकनेस ले लेते हैं वो इसका आधा ले लेते हैं, जितना ये है उसका आधा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 5/4 टी मिनिमम, और ये इसको लिखते हैं हम फ्रेंड 5/8 ऑफ टी मिनिमम। तो ये क्या हो जाएगी, डबल कवर बट जॉइंट के केस में ये थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हो जाएगी। आगे चलते हैं फ्रेंड। आपको पता है कि जो अनविन फॉर्मूला है वो किसके लिए होता है, वो यूज होता है हमें जो डाया निकालने के लिए हम अनविन फॉर्मूला यूज करते हैं। और आज तक आपने जो अनविन फॉर्मूला पढ़ा है वो एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जो आपने पढ़ा है। मैं आपको दोनों दूसरे तरीके का अनविन फॉर्मूला बताता हूँ। दो तरीके के हैं अनविन फॉर्मूला, ठीक है। अनविन फॉर्मूला आपने दोस्तों यही पढ़ा होगा कि डी फाई, यहाँ पे जो, हाँ ये फ्रेंड ये बात याद रखने की है कि जो यहाँ पे जो हम डाया मिलेगा हमें, वो हमें फ्रेंड नॉमिनल डाया मिलता है। नॉमिनल डाया फाई इक्वल टू 6.05 रूट टी mm। आपको पता है, यही आपने, मुझे पता है कि आपने यही आज तक यही फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो थिकनेस है वो किस में है, mm में है, ठीक है फ्रेंड। अब अगर यही थिकनेस हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर जो नॉमिनल डाया आ जाएगा 5, वो क्या आ जाएगा, तो नॉमिनल डाया क्या आ जाएगा फ्रेंड 6.05 रूट, अब ये mm में है, इसको मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा T/10 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर वही इक्वल टू 6.05 रूट टी सेंटीमीटर अपॉन रूट 10, और ये आ जाता फ्रेंड आपका 5 इक्वल टू 1.91 रूट टी सेंटीमीटर। और ये फ्रेंड आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये आपको बहुत ही बाय हार्ट लर्न करना है ये फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। आप देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो मतलब आपको शायद आज भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा प्लेटों में, ये लेट्स सपोज ये बट जॉइंट है, तो बट जॉइंट में जो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा वो देखेंगे आज हम। ये इसकी कवर प्लेट्स हो गई, ये भी कवर प्लेट हो गई। इसमें फ्रेंड जो रिवेटेड है, माना लेट्स सपोज कितने सेक्शन है, 1 2 एंड 3 रिवेटेड सेक्शन है, मैंने ट्रिपल रिवेटेड बट जॉइंट, ये इस टाइप से है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ भी हमने 60 किलो न्यूटन का इस पर लोड लगा है, 60 किलो न्यूटन, ठीक है। अब फ्रेंड देखते हैं इसका कैसे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है फ्रेंड्स कि जो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे में होगा कि एक जो रिवेट लेगा, एक रिवेट कितना लोड झेल पाएगा। तो जो सिंगल रिवेट है, सिंगल रिवेट जो लोड झेलेगा वो क्या होगा, टोटल लोड अपॉन कितनी, जितने हमने रिवेट लगाया है। अगर सिंगल रिवेटेड है तो 1 से डिवाइड होगा, डबल रिवेटेड है तो 2 से, तो यहाँ पे ट्रिपल रिवेटेड है इसलिए 3 से डिवाइड होगा। इनटू फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे डबल कवर है तो इसलिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल ये आ रहा है आपका 10 किलो न्यूटन। मीन जो सिंगल रिवेट जो लोड लेगा वो कितना लेगा, 10 किलो न्यूटन लोड देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड ट्रांसफरिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे 60 किलो न्यूटन, तो सबसे पहले मेन प्लेट में आउटर मोस्ट सेक्शन में आएगा 60 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अभी कवर प्लेट होंगी उसमें 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा कवर प्लेट। ठीक जैसे इस सेक्शन पे आते हैं, इसके इधर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जो एक रिवेट लेगा वो कितना लेगा, एक वो 10 किलो न्यूटन, इस और भी क्योंकि डबल है, डबल क्या बोलते हैं, डबल कवर बट जॉइंट है, तो 10 किलो न्यूटन इधर, 10 किलो न्यूटन इधर, और यहाँ पे रह जाएगा आपका मेन प्लेट में 40 किलो न्यूटन। वही फ्रेंड फिर इसमें जो ये दूसरा रिवेट आ गया, ये भी क्या लेगा, फिर 10 किलो न्यूटन लोड और ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, तो ये 20 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा। वहीं जो इसमें होगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। वहीं फ्रेंड फिर 10 किलो न्यूटन इधर, तो कितना ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। यहाँ भी फ्रेंड 30 किलो न्यूटन हो जाएगा।
और यहाँ 0, 60 हो जाएगा टोटल डिस्ट्रीब्यूट। वही फ्रेंड इसमें भी सेम होगा, यहाँ 60 किलो न्यूटन, यहाँ 0 अभी, यहाँ पे सिंगल ये रिवेट है, ये 10 ले लेगा, ये भी 10 और ये 40 किलो न्यूटन। यहाँ पे फिर 10 ऐड और हो जाएगा ये वाला रिवेट, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ भी 10 और ऐड हो जाएगा तो 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 20 में 10 ऐड हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 20 में 10 ऐड हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पे मिडिल में बच जाएगा आपका मेन प्लेट में 0। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि मिडिल प्लेट में जो आउटर मोस्ट सेक्शन है, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम लोड है मेन प्लेट में, और इनर मोस्ट में 0 लोड है। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल सेक्शन होता है मेन प्लेट के लिए वो कौन सा है, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जो सेक्शन क्या है वो किसके लिए है, मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल हो जाएगा। वहीं अगर इसके लिए देख लेंगे कवर प्लेट के लिए वो क्या हो जाएगा फिर इनर मोस्ट। तो फ्रेंड्स आप ये वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, नोट कर दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट कंसीडर, तो कौन सा होता है आउटर मोस्ट सेक्शन हो जाएगा। वहीं कवर प्लेट के केस में तो इनर मोस्ट हो जाता है। और ये वैसे फ्रेंड मैंने PDF में पूरा नोट डाउन कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो पूरा मैंने राइट डाउन कर रखा है उसमें, आप उसमें से आसानी से देख सकते हैं। अब फ्रेंड चलते हैं रिवेटेड कनेक्शन की कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन है इसकी कुछ रिवेटेड कनेक्शन की। फर्स्ट तो ये है इसकी जो फर्स्ट एजम्पशन है कि इसमें हम क्या, जो फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट होगा, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट, ये क्या है नेग्लिजिबल है फ्रेंड, जीरो लेंगे हम, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं जो फ्रिक्शन होता है। फर्स्ट एजम्पशन यही है। सेकंड, जो जैसे बट जॉइंट है, ये बट जॉइंट है, अगर ये इस टाइप से कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन होगा, या कवर प्लेट है यहाँ पे भी क्या होगा ये फ्रिक्शन होगा, कवर प्लेट्स में इस टाइप से ये क्या होगा फ्रिक्शन होगा। तो जो ये फ्रिक्शन है इसको हम क्या लेते हैं, नेगलेक्ट लेते हैं, एकदम 0 लेते हैं। वहीं अगर लैप जॉइंट है तो लैप जॉइंट में भी फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर ये फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन लेते हैं ये क्या लेते हैं हम, नेग्लिजिबल लेते हैं, ये कहने का मतलब है। दूसरा क्या है फ्रेंड कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस ये भी क्या है 0, नेगलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड वन है फ्रेंड जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसको तो हमने 0 ले लिया। फिर जो शियर स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म थ्रू द सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट। ये क्रॉस सेक्शन है रिवेट का, इसमें जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा थ्रू आउट द सेक्शन। वहीं फोर्थ देखते हैं फ्रेंड कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी वो हर जो लोड ट्रांसफर होगा हर रिवेट पे, ईच रिवेट इक्वली जो सारे रिवेट होंगे सब में क्या होगा, इक्वली जो टेंसाइल लोड है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्ट स्ट्रेस या इसको हम लोड कहते हैं, जो लोड ट्रांसफर होगा हर रिवेट में सेम होगा। फोर्थ है देयर इज नो गैप बिटवीन द रिवेट एंड होल, ठीक है। तो होल और वो क्या होगा, जो होल होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, होल कंप्लीटली फिल्ड। उसके बाद क्या है फ्रेंड, हाँ जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है, जो प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ कहाँ होती है, प्लेट की ये है होल्स हैं, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ हम इन पॉइंट्स के लिए लेते हैं, क्योंकि ये तो होल्स को तो हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो टीयरिंग स्ट्रेंथ बिटवीन द रिवेट्स एंड द एजेज, ठीक है, टीयरिंग स्ट्रेंथ बिटवीन द रिवेट्स एंड द एजेज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फ्रेंड्स इस टाइप से ये जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है, टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है पीटी, ये भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी,
ठीक है। और ये मैंने आपको नोट्स में PDF में अच्छे तरीके से अजम्पशन सारे नोट डाउन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके सारे अजम्पशन को नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद आता है फ्रेंड, उसके बाद चलते हैं फ्रेंड कि IS कोड रिकमेंडेशन। तो IS कोड रिकमेंडेशन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरी हो गया आपकी कंप्लीट रिवेट की, IS कोड रिकमेंडेशन आपके है अभी। तो IS ने IS 800 2007 ने कुछ रिकमेंडेशन दे रखी हैं कि जो पिचे हैं, पिच आपको बता दिया है कि जो मिनिमम पिच होगी वो क्या होगी 2.5 और नॉमिनल डाया, ठीक है। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर दीजिए फ्रेंड। मिनिमम जो पिच होगी वो 2.5 और मिनिमम जो नॉमिनल डाया होता है उसके या रिवेट डाया के 2.5 होता है। बस यहीं पे फ्रेंड जो नॉमिनल डाया आएगा, बाकी सारी रिकमेंडेशन में ग्रॉस डाया आएगा। फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा कि मैक्सिमम पिच क्या होगी फ्रेंड। मैक्सिमम पिच होगी जो कंप्रेशन में फ्रेंड, जो मैक्सिमम पिच हम जो लिमिट रखते हैं उसकी वो कम रखते हैं बजाय कंप्रेशन के तो जो कंप्रेशन में हम जो पिच होगी वो क्या होगी 12T और 200 mm। 12T और 200 mm में जो भी मिनिमम होगा इनमें मिनिमम होगा 12T और 200 mm में, वही क्या हो जाएगी मैक्सिमम पिच हो जाएगी कंप्रेशन। टेंशन की बात करते हैं तो 16T और 200 mm में जो भी मिनिमम होगा टेंशन में। कंप्रेशन में हम कम इसलिए रखते हैं ताकि क्योंकि कंप्रेशन में क्या होती है बकलिंग होती है, इसलिए हम कम पिच रखते हैं, वहीं टेंशन में ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहीं पे इस पिच के उसमें एक कंडीशन आती है कि अगर जो रिवेटिंग मेथड है वो क्या है स्टेगर्ड मेथड है। दो कंडीशन है, अगर फुलफिल होती हैं तो एक कंडीशन और आ जाती है कि अगर जो रिवेटिंग मेथड है वो स्टेगर्ड रिवेटिंग है और जो जी है गेज डिस्टेंस वो 75 mm से कम है, 75 mm से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में जो रिवेट पिच होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी बाय 50%। जो मैक्सिमम पिच हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी कितनी 50% मैक्सिमम पिच। तो बस क्या हो जाएगा कंप्रेशन में कितनी 15% इंक्रीज हो जाएगी तो 18T 12T से क्या हो जाएगी ये डायरेक्टली 12T से 18T और ये 200 mm से 300 mm हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। और इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम पिच हो जाएगा। वही टेंशन की बात करते हैं तो ये 16T से सीधा 24T हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। और ये 200 से 300 mm जो भी मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम पिच क्राइटेरिया हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। टैग रिवेट आते हैं फ्रेंड। टैग रिवेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पहले तो हम ये देखते हैं कि टैग रिवेट हम कब यूज़ करेंगे। टैग रिवेट तो फ्रेंड जैसे कोई प्लेट्स हैं, कोई प्लेट हैं, अगर हमने दो प्लेट हैं बैक टू बैक प्लेस की हैं किसी स्ट्रक्चर में और गजट प्लेट से वो कनेक्ट किए हैं, तो फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती हैं तो उस केस में हम क्या उनको जो प्लेट हैं अलग अलग प्लेट्स हैं या एंगल्स हैं RSJ कोई भी हैं रोल्ड स्टील जॉइंट्स हैं जो कोई भी हैं उनको अगर हम सिंगल यूनिट एज ए यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं उनको टैगिंग रिवेट कर लेते हैं उनमें। तो उनके लिए भी पिच क्राइटेरिया है फ्रेंड्स कि टैग रिवेट है, और टैग रिवेट एक तो इस केस में देते हैं कि सिंगल यूनिट बनाने के लिए, दूसरा उस केस में भी देंगे हम जब जो मेन मेंबर हैं उसमें जो रिवेट्स की जो पिच है वो 16T 12T और 200 mm कंप्रेशन में और 16T और 200 mm किसमें टेंशन में, उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है पिच मेन मेंबर में, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे टैग रिवेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो टैग रिवेट का आपका पता चल गया कि यूज़ कब कब होता है। तो उसके बाद देखते हैं हम इसकी जो मैक्सिमम पिच होगी प्लेट्स के केस में कितनी हो जाएगी 32T और 300 mm। 32T प्लेट्स अगर हम इसकी भी दो कंडीशन आती है, एक तो जब प्लेट कनेक्ट हो, दूसरी केस आता है कि RSJ कनेक्ट हो, जब रोड स्टील जॉइंट्स है तब कनेक्ट हो तो उस केस में कितनी आएगी कंप्रेशन में 600 mm मैक्सिमम और टेंशन में आ जाएगा 1000 mm मैक्सिमम। किस केस में RSJ के केस में कंप्रेशन में 600 और टेंशन के केस में 1000 mm आ जाएगा। वहीं अगर प्लेट्स यूज होती हैं तो 32 और 300 mm में जो भी मिनिमम होगा वो टैग रिवेट की मैक्सिमम पिच हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं कि जो टैग रिवेट हैं वह टैग रिवेट आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग, जब वो वेदरिंग कंडीशन में हमने प्लेस किए हैं, मैंने बाहरी जो एक्सपोजर में उनको एक्सपोज कर रखा है, तो उस केस में जो क्या होती है जो मैक्सिमम पिच हो जाएगी वो टैग रिवेट की वो 16T और 200 mm में जो भी मिनिमम होगा वो हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड IS कोड रिकमेंडेशन, और हर जो आपको बताएं कि हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में आएंगी ये IS कोड रिकमेंडेशन। इसके बाद रिकमेंडेशन आती है एंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस क्या हो जाएगी फ्रेंड, अगर हाँ जैसे आपको पता है कि क्या है इस टाइप से ये है, तो जो ये इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एंड, और यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एज। तो फ्रेंड ये जो मिनिमम एज डिस्टेंस होती है मिनिमम होती है ये कितनी होती है, अगर हैंड कट
सीट है, अगर जो ये प्लेट है हैंड कटिंग है तो उस केस में 1.7 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायर। वहीं अगर क्या है मशीन कट है, मशीन कट है तो ये क्या हो जाएगा 1.5 डी हो जाएगी मशीन कट के केस में। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जो मिनिमम है वो कितनी है 1.5 डी है। तो देखो फ्रेंड अगर देखते हैं कि यहाँ पर जो एज डिस्टेंस है ये लेट सपोज ये है कोई प्लेट है, यहाँ पे ये रिवेट है, यहाँ से ये 1.5 हो जाएगा, यहाँ से भी ये 1.5 डी हो जाएगा। तो जो ये बी मिनिमम हो जाएगी, बी मिनिमम क्या हो जाएगी फ्रेंड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, 1.5 डी प्लस 1.5 डी ये क्या हो जाएगा 3 डी। तो जो मिनिमम विड्थ ऑफ प्लेट हो जाएगी फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे पीडीएफ में नोट डाउन कर रखा है। तो ये इस टाइप से 3D हो जाएगी। एंड हो गया फ्रेंड, थैंक यू। और जो रिवेटेड कनेक्शन है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं बोल्टेड कनेक्शन में। बोल्टेड कनेक्शन थोड़ा सा ये है जो इम्पोर्टेंट एक थोड़ा सा और टॉपिक था, एक्सेंट्रिक रिवेटिंग। एक्सेंट्रिक रिवेटिंग आपको पता है फ्रेंड कि लेट्स सपोज ये RSJ है, RSJ मीन्स स्टील बीम है, स्टील बीम जनरली हम आई सेक्शन के यूज करते हैं। तो अब फ्रेंड देखते हैं इसमें कि एक्सेंट्रिक रिवेटिंग किस टाइप से होती है। एक्सेंट्रिक रिवेटिंग ये आपका RSJ, फिर इस टाइप से ये क्या है, एक इसको कहते हैं फ्रेंड एक प्लेट माना इस पे कनेक्ट हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी लोड आ रहा है, और यहाँ पर क्या है ये रिवेट्स हैं, और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यहाँ से ई एक्सेंट्रिसिटी पर क्या है ये लोड पी एक्ट कर रहा है। और आप फ्रेंड जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रिवेट लाइन है वो कितनी है 1, ये 2 है। तो इस केस में फ्रेंड, इस केस में जो नंबर्स और रिवेट रिक्वायर्ड होते हैं इस जॉइंट के लिए, इस सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूज में मिल जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ रिवेट हो जाएंगे, पहले हम देखते हैं फ्रेंड इसमें जो मूवमेंट हो रहा है एम, मूवमेंट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा P इंटू ई, फोर्स इंटू नॉर्मल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है सर फ्रेंड। तो ये क्या आ जाएगा आपका मूवमेंट आ जाएगा। लेट सपोज P क्या है, पिच है इनकी, ये पिच है, P स्मॉल p पिच है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड जो इसमें जो नंबर्स ऑफ रिवेट आ जाएंगे वो 6m अपॉन L1 किस हो गया, किसको कहेंगे फ्रेंड, जो ये नंबर्स ऑफ रिवेट लाइन 1 and 2, L1 R मीन्स रिवेट वैल्यू आप निकाल ही देंगे, आपको बताया था कि इंटू L1 R एंड P पिच। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एक्सेंट्रिक रिवेटिंग में नंबर्स ऑफ रिवेट, एक्सेंट्रिक रिवेटिंग नंबर्स ऑफ रिवेट, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक्सेंट्रिक रिवेटिंग में आपके नंबर्स ऑफ रिवेट हैं। तो आज फ्रेंड्स आपके रिवेटेड कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं फ्रेंड हम बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन कुछ नहीं है फ्रेंड, बस हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है उसका, वही उसी में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी फर्स्ट सेम में, तो नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, सेकंड सेम में होगी आपके पास बोर्ड वगैरह, तो आपने पढ़ी होगी। तो किस समय बनता है ये इस टाइप से, ये इसका सैंक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता है चैम्फर किया जाता है बोर्ड को, इस टाइप से चैम्फर होता है। यहाँ भी चैम्फर आपको पता ही होगा फ्रेंड कि क्यों किया जाता है, ताकि जो ये क्या है कहीं भी अगर हाथ हुत लग जाता है वर्कर्स का तो कटे ना। तो इस टाइप से हमें चैम्फर ये होते हैं। ये बोल्ट हो गया, तो बोल्ट इस टाइप से होता है फ्रेंड। तो इसमें क्या होगी, थ्रेडेड होंगी, थ्रेड्स होंगी, ठीक है। तो इसमें ये थ्रेड्स होंगे फ्रेंड। तो जो ये एरिया है, यहाँ का जो ये एरिया है इसको हम ASB एरिया ऑफ सैंक कहेंगे, और जो यहाँ पर जो ये थ्रेडेड एरिया है इसको हम A0 से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरिया ऑफ थ्रेडेड सेक्शन, ठीक है, थ्रेडेड क्रॉस सेक्शन। तो A0 जो हो जाता है आपका
एरिया ऑफ थ्रेडेड क्रॉस सेक्शन जो होता है बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन। तो जो ए नोट हो जाएगा, ये फ्रेंड हो जाएगा ए नोट बराबर 0.78 ASB। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ थ्रेडेड क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ थ्रेडेड क्रॉस सेक्शन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब इसके कुछ टाइप्स हैं फ्रेंड, टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट टाइप है इसका ब्लैक बोल्ट, ब्लैक बोल्ट कहते हैं, या इसी को हम ऑर्डिनरी भी कहते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड बोल्ट। ठीक है फ्रेंड। तो जो इसका जो यूज होता है ये बहुत लाइट स्ट्रक्चर के लिए, लाइट स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे। और क्या होते हैं लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद फ्रेंड उसकी बात करें कि हम कहाँ पे तो हाँ लीस्ट एक्सपेंसिव हो गए। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे क्या होगी पर्लिन हो गया, ब्रेसिंग्स हो गई, ठीक है, पर्लिन एंड ब्रेसिंग, वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे फ्रेंड की दूसरा आता है, दूसरा जो रिवेट आता है, ये हमें कौन कौन से, हाँ ये हमें जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये 5 mm to 36 mm के होते हैं। और इनको जो डेजिग्नेट करते हैं इनको करते हैं M5 से लेकर और M36, M लगा लेते हैं हम इनको, एक डेजिग्नेशन दे रखी है इनको। उसके बाद फ्रेंड्स आता है क्या, इसको ओमिट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड आता है टर्न्ड बोल्ट, दूसरा टर्न्ड बोल्ट या क्लोज टॉलरेंस, टर्न्ड बोल्ट और या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट कहेंगे इनको। इनको फ्रेंड्स इसमें जो टॉलरेंस होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, टॉलरेंस लीस्ट होती है, बहुत कम होती हैं, बहुत कम टॉलरेंस होती हैं। और इनको हम फ्रेंड जनरली डायनेमिक जो लोडिंग होती है, डायनेमिक लोडिंग होती है, डायनेमिक लोडिंग मशीन होती हैं जो, उनमें हम इनको यूज करेंगे, डायनेमिक लोडिंग मशीन में। और हाँ इनको वहाँ उन कनेक्शन में यूज करेंगे जहाँ पे हमें क्या होता है जीरो स्लिप रिक्वायर्ड सेक्शन, जीरो स्लिप रिक्वायर्ड सेक्शन, जहाँ पे हमें स्लिपेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, वहाँ पर हम इनको, नाम ही से पता चला, टर्न्ड बोल्ट्स या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट कहेंगे, बोल्ट कहेंगे इनको, तो वो वहाँ पे यूज होंगे ये। तीसरा बोल्ट आता है फ्रेंड्स, तीसरा आता है HSFG बोल्ट। फ्रेंड्स पहले जो इनका नेम ही जो है बहुत ही, जो एब्रीविएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है। इसको कहते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो इसके जो यूजेज हैं, जो अवेलेबल होता है ये मार्केट में, अवेलेबल होता है फ्रेंड्स जो ये मार्केट में, वो क्या है 16 से लेकर 36 mm तक होता है ये अवेलेबल मार्केट में। और इनको जो हम, इनको भी अलग से होता है क्या, डिनोट करने का अलग तरीका होता है, जिसे हम मोस्टली जो यूज होते हैं, मोस्टली यूज्ड HSFG बोल्ट कौन से होते हैं फ्रेंड, ये होता है तो 8.9S और 8.8S एंड 10.9S। और यहाँ पे जो ये S की मीनिंग होती है ये होता है क्या HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं, बोल्ट तो पढ़ लिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर वन क्वेश्चन है कि जैसे फ्रेंड्स आ जाता है M4.6, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें जो मीन्स मतलब है, इसमें जो 4.6 का क्या मतलब है, 4.6 मतलब होता है फ्रेंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ
100th, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 100 कहेंगे इसको 4 को, या इसको हम 4 को अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 100 कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब इसका मतलब डिनोट कैसे, क्या चीज़ है मतलब 4, तो जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी 400 MPa। इसी के लिए कहते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 100, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 100 कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं, इसको एज इट इज़ याद कीजिए फ्रेंड। और फिर जो 6 है, इसकी 6 क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है वो 0.6, यील्ड स्ट्रेंथ कोफिशिएंट मीन्स जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसको अगर 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो आपका फ्रेंड्स आज हो गए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, बोल्टेड कनेक्शन हो गया, रिवेटेड कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और कल से हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वेल्डेड कनेक्शन का कंप्लीट कर देंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उतना ही मैं और अच्छा आपके लिए तो डेटा बहुत अच्छा ला रखा मैंने। और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा शेयर हो सके कर दीजिए प्लीज़, और ये आप ही के लिए बेनिफिट होगा और मेरा मोरल उतना ही बूस्ट हो जाएगा और आपकी वजह से। सो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच। और जितने भी जो भी कन्फ्यूजन है, आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फ्रेंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं उस पर कि जो भी आपके डाउट्स हैं, या तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या तो आपको मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा। जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप वो हो 8755398381। ठीक है फ्रेंड, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो आप मुझे इस पर पर्सनली SMS भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर होगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। उसमें ये होता है कि सभी लोगों की भी एक क्यूरियोसिटी बन जाएगी क्वेश्चन पूछने की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू वेरी मच।